हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। और हम पढ़ रहे हैं इग्नऊ MBA का MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3। सो यूनिट 2 इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया है वो है कि हमने डेटा को कैसे क्लासिफाई करना है। फिर हमने अंडरस्टैंड किया टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हमने अंडरस्टैंड किया कि दो तरह का डेटा होता है, एक डिस्क्रीट डेटा, एक कॉन्टिन्यूअस डेटा। और फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हमने इसको टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हुए हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखा। हमने क्लास इंटरवल्स, क्लास विड्थ, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसे बहुत सारी चीजों को सीखा। हमने क्लास फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड किया। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कंसेप्ट्स को सीखा। सो कंटिन्यूइंग फर्दर इन दिस चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आज हम मूव करेंगे अहेड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहां पे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और इसमें हम स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेस देन ओ गिव, मोर देन ओ गिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के बाद कि कैसे हमने करना है, हमने कैसे उसको टैबुलर फॉर्म में क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करना है, हमारा आज का टॉपिक दैट इज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या चार्टिंग ऑफ डेटा। तो मेन आइडिया इस पूरे लेक्चर का क्या रहेगा कि चार्ट्स और ग्राफ्स अगर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं तो वो डेटा की इंटरप्रिटेशन को बहुत आसान और क्विक बना देता है, राइट। सो क्यों करना है हमने डेटा को चार्ट? सबसे पहले इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एक कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है, ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, और हम बहुत अच्छी डिसीजंस को ले सकते हैं। तो हमारे जो चार्टिंग मेथड्स हैं वो चार पॉपुलर मेथड्स हैं। नंबर 1 इज बार डायग्राम, नंबर 2 इज हिस्टोग्राम, नंबर 3 इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड नंबर 4 इज ओगिव। हमने इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है, बट पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू आप इन सबका समझो। सबसे पहले जैसे कि आप बार डायग्राम को देख रहे हो, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हमने अपने डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स में रिप्रेजेंट किया है, और ये वेरियस कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनके बीच में गैप्स हैं, और अगर आप ऐसे ही हिस्टोग्राम को देखोगे तो इसके अंदर भी रेक्टेंगुलर बार्स है, बट उन रेक्टेंगुलर बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस हिस्टोग्राम को हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, जबकि बार डायग्राम को हम या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे, या आप इसको क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा अगला मेथड रहेगा, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो डॉट्स हैं ये फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं, और उन फ्रीक्वेंसीज को एक लाइन के साथ कनेक्ट किया गया है। सो दिस इज लाइन ग्राफ कनेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज, और ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक शेप दे देगा। नेक्स्ट वी हैव इज ओगिव। तो ओगिव को यूज किया जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये हेल्प करता है हमको मीडियन फाइंड करने के लिए, क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए, परसेंटाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए, जिनको हमने यूनिट 3 में अंडरस्टैंड करना है। फाइन। सो हमारे पास चार ग्राफिकल मेथड, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ओगिव, जो कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है।
एक फटाफट सा कंपैरिजन भी आपको देती हूँ, सो दैट कि आप जब इनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको एक क्लैरिटी पहले ही होगी कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले बार डायग्राम में जो टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रीट। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ओगिव क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे बार डायग्राम में रेक्टेंगुलर बार्स हैं जिनके बीच में गैप्स है। हिस्टोग्राम में देयर आर नो गैप्स बिटवीन द रेक्टेंगुलर बार्स, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक लाइन ग्राफ है और ओगिव एक कर्व है। कहां कहां पे इनको यूज किया जाता है, तो बार डायग्राम को कैटेगरीज के कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, हिस्टोग्राम को कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और ओगिव को यूज किया जाता है मीडियन क्वार्टाइल परसेंटाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए। स्पेशल फीचर क्या है इन सब का, तो बार डायग्राम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली आप बना सकते हो। हिस्टोग्राम में स्पेसिफिक क्या है कि बार्स एक दूसरे को टच करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी आप सीखोगे कैसे बनाते हैं, तो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट्स ऑफ द बार टॉप्स, तो बार की जो टॉप्स होती हैं उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ओगिव इज बेस्ड अपॉन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन इन सबको पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द बार डायग्राम। So bar diagram, this is one of the most popular methods of charting data. और जैसे अभी आपने पहले भी सीखा कि बार डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय रेक्टेंगुलर बार्स। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन रेक्टेंगुलर बार्स के बीच में भी गैप्स हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि ये रेक्टेंगुलर बार्स की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, और जो आप इनके बीच में गैप भी छोड़ते हो वो भी सब में सेम होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस इन देम। और लेंथ या हाइट ऑफ द बार is going to be proportional to the value which is given in your frequency distribution table. ठीक है, I hope that is clear. So what is a bar diagram? A bar diagram is a chart in which rectangular bars are drawn either vertically or horizontally to represent different values or categories. एग्जाम्पल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मिनरल्स, मिलियन सॉरी, और ईयर आपका यहाँ पे गिवन है 1931 से लेके 1981 तक कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज की है, जो कि आप डेटा में अंडरस्टैंड कर सकते हो। फाइन, अब हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बार डायग्राम में। सबसे पहले आपको एक सूटेबल स्केल लेना है वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, आपकी पॉपुलेशन इन मिलियंस को, और हमने एक सूटेबल स्केल लिया 0 से लेके 1000 मिलियंस तक की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। फिर हमने अपनी कैटेगरीज ऑफ टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया, सो 1931, 41, 51, 61, 71 और 81। इनके मिड पॉइंट्स आपने इस तरीके से इनको स्पेस करना है सो दैट क्या प्रॉपर आप अपना रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर सको और उनके बीच में बराबर के गैप्स भी छोड़ सको। ठीक है, नाउ यू जस्ट प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप बार्स को ड्रॉ करते हुए विड्थ बराबर रखोगे, गैप्स को बराबर रखोगे, और हाइट आप इनकी किस तरीके से रखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू। सो जैसे कि 278.98 है तो वो 200 और 300 के बीच में मोर टुवर्ड्स 300 वाला साइड होगा, और इस तरीके से आप वन बाय वन अपने रेक्टेंगुलर बार्स को ड्रॉ कर दोगे। Once you have drawn these rectangular bars, ये आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो या आप हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका चॉइस रहता है। और अब आपको इसको एक सूटेबल टाइटल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल दिया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मिलियंस, और साथ में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल भी करना है कि उस पे क्या आपने रिप्रेजेंट किया है। सो व्हाट यू विल रिमेंबर एज द रूल्स इज bars must be of equal width, gaps must be equal, bars can be vertical or they can be horizontal, height या length will show the value, use a convenient and uniform scale,
और क्लियरली लेबल करो एक्सेस को और यूनिट्स को जरूर मेंशन करो, ठीक है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि इसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन है बार डायग्राम की, दिस इज सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा या डिस्क्रीट कैटेगरीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास काउंट है, मेजर नहीं है, आपका ये काउंट है। देन यू कैन यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस द कैटेगरीज। ये सिंपल है, अट्रैक्टिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि अब आप इसको सिंपली देखो, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज ना भी लिखी हो कि ये कितने मिलियन पॉपुलेशन है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगी कि ये पॉपुलेशन है और आप इसका ट्रेंड बताओगी क्या है, तो आप इसको बिना वैल्यूज को पढ़े, बिना वैल्यूज को अंडरस्टैंड किए भी आप सिंपल इंटरप्रिटेशन बता सकते हो कि 1931 से 1981 पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज की है, ठीक है। तो डेटा को देखना नहीं पड़ता, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करना पड़ता, सिर्फ पिक्टोरियली विजुअली आपने बहुत आसानी से समझ लिया कि ये क्या बता रहा है, देयर इज बीन एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, राइट। So what are the uses of the bar diagram? It is used to compare population in different years, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, सेल्स को कंपेयर करना हो, प्रॉफिट्स को कंपेयर करना हो, प्रोडक्शन को कंपेयर करना हो, किसी स्कूल ने आप मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स को कंपेयर करना हो, रिजल्ट ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, इन सब चीजों के लिए बार डायग्राम को यूज किया जा सकता है, फाइन। सो फॉर योर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको बार डायग्राम ड्रॉ करते हुए रेक्टेंगुलर बार्स की विड्थ को बराबर रखना है और स्पेसेस बीच में बराबर देनी है। आपने जो स्केल यूज करना है वो एक सिंपल कन्वीनियंट स्केल होना चाहिए, और आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल अच्छे से करना है, और आपने इसको एक नाम जरूर देना है कि आपने काहे का बार डायग्राम को ड्रॉ किया है। और बार डायग्राम बार्स को यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट कंपैरिजन सिंपल हो, इजी हो और इफेक्टिव हो। सो हिस्टोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि आप यहाँ पे सबसे पहले कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम अ बार डायग्राम, कि यहाँ पे भी हैं तो रेक्टेंगुलर बार्स, पर इनके बीच में गैप नहीं है। सो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग कॉन्टिग्युअस रेक्टेंगुलर बार्स, और इसको कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल को देखोगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि हमारे पास सेल्स, डेली सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे कंपैरिजन में कितनी कंपनीज हैं। सो 10,000 से 20,000 सेल्स करने वाली कंपनीज का नंबर 15, 20 से 30 का नंबर 22। तो ये आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, ये किस तरीके का क्लास इंटरवल है, क्या आप इसको बता सकते हो? वेल, ये एक एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लास इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे अपर लिमिट ऑफ क्लास 1 इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 2। इसीलिए ये एक कॉन्टिन्यूअस डेटा है, और इसीलिए हम इनके बीच में गैप को नहीं छोड़ पाते। बार डायग्राम वाज डिस्क्रीट डेटा, और इसलिए हमने उसको में गैप को छोड़ा था। आई होप दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। सो हिस्टोग्राम सीरीज है एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का, whose areas are in the same proportion as the frequencies of the class intervals. Characteristics क्या हैं? रेक्टेंगल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई गैप नहीं है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको यूज किया जाता है। हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसकी जो हाइट होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, राइट। और क्योंकि इसका क्लास इंटरवल हर एक केस में बराबर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवन टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो हाई जो फ्रीक्वेंसी है वो एरिया को भी बताएगी और वो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल को भी बताएगी, ओके। सो हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ? नंबर 1, टेक द क्लास इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे ले लो। टेक द फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट टू यू, ठीक है। ड्रॉ द रेक्टेंगल्स विद इक्वल विड्थ इक्वल टू द क्लास इंटरवल, and height of each rectangle will be equal to the frequency of that class. And importantly,
area of each rectangle represents the frequency. Since class widths are equal, आपकी एक साइड तो बराबर ही है हर केस में, so height of the bar is directly proportional to the frequency. Alright, और अब इसका फायदा क्या है, हम इसी को देख के सिंपली अपने डेटा का एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि 10 to 20 की हाइट 15, फिर 22 और फिर 35 ये इंक्रीज कर रही है. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 35, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है 30,000 to 40,000 की सेल को. और फिर उसके बाद अगेन बढ़ती हुई सेल्स के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इज डिक्रीजिंग. ठीक है, so from the histogram we observe that the number of companies increases up to the sales 30 to 40,000, which is the highest frequency, and then it decreases gradually. So हमने यहाँ पे क्या समझा कि हिस्टोग्राम में एडजेसेंट रेक्टेंगल्स को यूज किया जाता है. हर एक रेक्टेंगल का एरिया प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को. हर एक, क्योंकि क्लास इंटरवल बराबर है इसलिए हाइट भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. और हिस्टोग्राम बेस्ट सूटेड है कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए, और ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को फटाफट समझने के लिए. सो अब हम एक और नई चीज सीखने वाले हैं. हम सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना अगर क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो अनइक्वल है. अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाना सीखा, हमने बार डायग्राम बनाया, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, बट उन सब में जो क्लास इंटरवल था उसकी विड्थ बराबर थी. हमने जो रेक्टेंगल्स बढ़ाए थे उनकी विड्थ बराबर थी. बट अब हमारे पास यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर क्लास विड्थ इज नॉट द सेम. फॉर एग्जाम्पल 1000 से 1500 की क्लास विड्थ कितनी हुई 500, 1500 से 2500, 25,000 से 3000, सॉरी 2500 टू 3500 आपकी क्लास विड्थ है 1000. 3500 टू 5000 में यही 1500 हो गई, और फिर 2000 और फिर 1000. तो क्लास विड्थ यहाँ पे सेम नहीं है. ऐसे केस में हम हिस्टोग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं. तो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल विड्थ का हो तो आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो एरिया है हर एक रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के. और अगर आप एक बड़े वाला फॉर एग्जांपल 2500 टू 3500 की क्लास विड्थ ले रहे हो जहां पे ये क्लास विड्थ इज 1000, तो ये वैसे ही 1000 से 1500 वाले के कंपैरिजन में डबल हो गया. तो ये आपकी विड्थ डबल हुई तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज का नंबर भी तो बढ़ जाएगा. तो ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा हमको हमारे डेटा का. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करें. So when class intervals are unequal, using actual frequencies as heights will distort the picture. Adjustment ensures that the area of each rectangle is proportional to the frequency. तो जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल होना चाहिए. हमारे पिछले केस में क्योंकि क्लास की विड्थ सेम थी तो उसकी हाइट डेफिनेटली प्रोपोर्शनल हो गई फ्रीक्वेंसी को. बट हमें चाहिए क्या है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो हमारी फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल होना चाहिए. अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है, उनकी विड्थ डिफरेंट है, तो हमको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है. अब हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कैसे करते हैं? तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज frequency multiplied by the smallest class width divided by the class width. मतलब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो आपकी सबसे छोटी क्लास विड्थ कितनी है 500. आपने इसको यूज करना है एज द बेसिस फॉर एडजस्टमेंट. इसको आप डिवाइड करोगे, 500 को आप डिवाइड करोगे हर क्लास की विड्थ से और फिर उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2000 से
2500 ले रहे हैं तो क्लास विड्थ 500 है, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। इन तीनों के लिए आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ ही है। जहां पे आपकी क्लास विड्थ बड़ी हो गई स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ के कंपैरिजन में, आपने वहां पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000। सबसे छोटी क्लास विड्थ को उस क्लास की विड्थ से डिवाइड करके और फिर उस क्लास की विड्थ से क्लास की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, सो दैट इज 18 into 500 by 1000, सो जो वैल्यू आई दैट इज 9। सिमिलरली नेक्स्ट वाली 500 डिवाइडेड बाय 1500 into 12, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 4। 500 डिवाइडेड बाय 2000 into 8, 500 डिवाइडेड बाय 1000 into 2, और इस तरीके से आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। सो अब आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। अगेन सबसे पहले आपने क्लास विड्थ हर इंटरवल क्लास इंटरवल का ढूंढा है, फिर आपने आइडेंटिफाई किया है सबसे छोटी क्लास विड्थ क्या थी, फिर आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया और अपने क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे ले लेना है। यही क्लास इंटरवल्स जो आपके हैं, राइट? आपने इनको एक्स एक्सिस पे ले लेना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को आपने वाई एक्सिस पे लेना है, और फिर आपने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यूजिंग क्लास विड्थ एज द बेसिस एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एज द हाइट। अब हम देख के यहाँ पे समझ सकते हैं इस हिस्टोग्राम को कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज की इनकम 2000 से 2500 के बीच में है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारा बेस है और the number of employees is going to decrease as the income level is going to go beyond rupees 2500 in thousands obviously। ये है, समझ में आ गया आपको? तो अब हमने क्या किया है, दोबारा से रिवाइज करते हुए, कि सबसे पहले आपने नोटिस किया कि आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल है, तो आपको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। अगर क्लास इंटरवल्स बराबर हैं तो आपको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। फिर आप इन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को हाइट्स की तरह लेकर आप अपने रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करोगे, आप अपना हिस्टोग्राम को ड्रॉ करोगे, और अब आपके पास एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आएगी कि एरिया जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। फाइन, सो डू रिमेंबर कि हिस्टोग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, तो आपको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि एरिया ऑफ ईच बार रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा तीसरा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? इट इज अ लाइन ग्राफ formed by joining the midpoints of the tops of the bars of a histogram। अगर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपका डेटा कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमने जो भी हमारा डेटा था उसके अकॉर्डिंगली एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया। हिस्टोग्राम की जो आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द टॉप, उनको आपने मार्क कर लिया और फिर आपने उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है? सो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ लाइन ग्राफ obtained by joining the midpoints of the top of the rectangles in the histogram with straight line. The ends of the polygons, they are joined to the x-axis। तो end आपने उसको क्या करना है? x-axis को join करा देना है। तो यहाँ पे top 15 आपने इसको इधर join करा दिया और इधर आपने इसको 100 पे next join करा दिया for this data, ठीक है? तो आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे एक बारी फिर से देख लो कि ये हमारा डेटा है जो कि डेली सेल्स ऑफ कंपनीज इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीस है।
अब आपने डेली सेल्स का क्लास इंटरवल ले लिया, आपने नंबर ऑफ कंपनीज दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, और अब आपने ये जो डेली सेल्स में क्लास इंटरवल लिया था उसका मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट को कहां पे मार्क किया, जहां पे आपका टॉप ऑफ द रेक्टेंगल है। सो हिस्टोग्राम ड्रॉ किया सबसे पहले इस डेटा के थ्रू, और फिर मिड पॉइंट्स को मार्क कर लिया एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, और फिर इनको ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइंस। ज्वाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन अगेन टू द एक्स एक्सिस टू फॉर्म द कंप्लीट पॉलीगन। तो इसके हमारे की पॉइंट्स क्या है कि ये हिस्टोग्राम पे बेस्ड है, ये मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल को यूज करता है, और ये हमको एक शेप या पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ओके, so this is useful for comparing two or more distributions. The area under the polygon is proportional to the total frequency. ठीक है, ये आप याद रखोगे कि इस पॉलीगन के अंडर जो एरिया एनक्लोज्ड है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आपने यहां से इसको देख के, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देख के क्या इंटरप्रिटेशन लगाई, आपको क्या समझ में आया? आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट भी कर सकते हो, पॉज करो, खुद से सोचो और फिर उसको मेरे साथ समझो। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि जो कंपनी की सेल्स है वो मैक्सिमम 35,000 तक इंक्रीज कर रही है, राइट? सो ये सेल्स किसके अंदर इंक्रीज करी है? 30 to 40,000 के बीच में। सो मैक्सिमम सेल इज दिस, और फिर उसके बाद स्टेडली ये डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, सो हमारी पीक 35 तक गई और 35 से नीचे आ गई। सो दिस इज व्हाट वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो इंपॉर्टेंट नोट क्या है आपका कि अगेन अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल होंगे तो आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को यूज करोगे। इस एग्जाम्पल में जो क्लास इंटरवल्स है उनकी विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, सो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज not a continuous curve, it is made up of straight lines. So एक लाइन स्ट्रेट, फिर अगली स्ट्रेट लाइन, फिर अगली स्ट्रेट लाइन। तो आपने दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड इट विल टच द एक्स एक्सिस एट बोथ द एंड्स। सो व्हाट यू विल रिमेंबर एज फॉर योर मेमोरी मैप, कैसे हमने इसको बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे क्लास इंटरवल के, उसको टॉप ऑफ द रेक्टेंगल पे मार्क करेंगे, और फिर मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और एंड्स को एक्स एक्सिस से भी ज्वाइन कर देंगे। एंड your key takeaway is that a frequency polygon converts histogram into a line graph using the midpoints, and it helps us in understanding the distribution pattern clearly and comparing the data easily. So finally we are at the last topic of unit number 2, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट तरीका इस चैप्टर का presentation of data में, that is ogive. Ogive is a cumulative frequency curve. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको आपने सीखा था मेरे पिछले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ यूनिट नंबर 2। अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज मेक श्योर कि ये आपको लेक्चर तभी समझ में आ रहा है अगर आपने वो सारी टर्म्स अच्छे से सीखी हुई हैं। सो ओजाइव क्या है? ओजाइव एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये एक लाइन ग्राफ है जिसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करके ड्रॉ करना है, और ये बहुत आसानी से हेल्प करता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को अंडरस्टैंड करने में, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली इसके यूजेस बताऊं, हम इसको कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो ये मीडियन को फाइंड करने में, क्वार्टाइल्स को फाइंड करने में, परसेंटाइल्स को फाइंड करने में यूज किया जाता है, जिसे हमने यूनिट नंबर 3 में अभी पढ़ना है। कंपेयर करना दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को, क्यूमुलेटिव ट्रेंड्स को इजीली स्टडी करना, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
अब हमारे पास दो तरह के ओजाइव है, एक है लेस देन ओजाइव और एक है मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव इज अ राइजिंग कर्व, मतलब ये लेफ्ट से राइट को जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, जबकि मोर देन ओजाइव एक फॉलिंग कर्व है, मतलब ये लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज कर रहा है। सो लेस देन ओजाइव राइजिंग कर्व, मोर देन ओजाइव इज अ फॉलिंग कर्व। सबसे पहली चीज आपने इनके बारे में ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, हम इनको ड्रॉ करते हुए कैसे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे मैं आपको अभी वन बाय वन एक एक को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो लेस देन ओजाइव जो कि एक राइजिंग कर्व है, इसको ड्रॉ करते हुए जो आपकी अपर क्लास लिमिट है आप उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे, ठीक है। और इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे जो कि लेस देन वाली होंगी। अब वो लेस देन क्या होती है, मोर देन क्या होती है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। मोर देन ओजाइव में आपने लोअर क्लास लिमिट यूज करनी है, लेस देन में अपर क्लास लिमिट यूज करनी है एक्स एक्सिस पे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके वाई एक्सिस पे जाएगी। Okay, so what are the key points? Ogive is drawn using cumulative frequency. Less than ogive में upper class limit, more than ogive में lower class limit. दोनों ही help करते हैं locating positional measures, median, quartiles, percentiles को फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करते हैं। और हम जो डेटा को यूज करेंगे वो डेली सेल्स डेटा 20 to 30 10 to 20,000 की सेल्स की फ्रीक्वेंसी, कंपनीज की 15 एंड सो ऑन वाला डेटा हम यूज करेंगे, एंड वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए अब इतना समझ गए कि हमने ओजाइव को क्या कहां से यूज कर रहे हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एक कर्व की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे सो दैट हमारे डेटा का एनालिसिस बहुत अच्छे से हो सके। सो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेस देन ओजाइव, इसको कैसे बनाया जाता है। सो लेस देन ओजाइव में मैंने आपको ये बताया कि आपने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास लिमिट को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है। ओके, सो ये हमारा डेटा था, डेली सेल्स इन 1000 एंड नंबर ऑफ कंपनीज। अब हमने इसको कैसे चेंज करना है अपना लेस देन ओजाइव बनाने के लिए, तो अब हम इसकी जो क्लास इंटरवल है उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 to 20 वाली कंपनीज का नंबर कितना था, 15। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि लेस देन 20 कितनी कंपनीज है, 15। सो अब अगला है 20 to 30, 22 कंपनीज है। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 30 से कम कितनी कंपनीज है, सो दैट इज गोइंग टू बी 15 जो हमारी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी थी, प्लस 22 जो हमारी करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 37 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। सो आप इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था, बस सिर्फ अब आपने इस डेटा को जो क्लास इंटरवल वाला था उसको लेस देन में कन्वर्ट किया है। So less than 20, less than 30, less than 40, less than 50 and so on. ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, हमने अपर क्लास लिमिट को यूज करते हुए उससे लेस कितनी फ्रीक्वेंसीज है उसका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, और फिर उसके बाद तो सिंपली आपको प्लॉट करना है। सो फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज लेस देन वाला, आपने अपर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस पे लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पे लिया। कौन सी फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। सो 20 और 15, 37 और 30, सो ये आप अपने प्लॉट्स करते गए और फिर आपने इन सारे प्लॉट्स को ज्वाइन कर देना है बाय अ कर्व। अब ये
अब स्ट्रेट लाइंस नहीं है जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने ड्रॉ किया था, ये हम एक स्मूथ कर्व की तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सो यूजेस आर सेम, चाहे वो लेस देन ओजाइव हो या मोर देन ओजाइव हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और यहाँ से हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, फ्रॉम द ओजाइव व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट द नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीजेस स्टेडीली as the sales are going to increase. The total number of companies is 170, ठीक है। I hope this is clear. So less than ogive is a rising cumulative frequency drawn using upper class limit and helps in determining median, quartile, percentile, etc. वो वहां पे उसकी applications आपको समझ में आएंगी यूनिट नंबर 3 में। So more than ogive अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने कहा कि ये एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है और जिसको आपने प्लॉट करते हुए अब लोअर क्लास लिमिट को यूज करना है ऑन द एक्स एक्सिस और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। बट यहाँ पे कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है, वो है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है, अगेन एग्जाम्पल की तरह समझो, आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसीज का नंबर कितना है 170। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10,000 से सेल्स कितनी कंपनीज की ज्यादा है, तो सारी ही कंपनीज की सेल 170 से ज्यादा है, क्योंकि हमारी सबसे लोअर लिमिट है ही 10,000। तो 10,000 तो सब कंपनीज उससे ज्यादा ही सेल्स करती है। सो द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन 10 विल बी 170, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मोर देन 20,000 सेल्स कितनी कंपनी का है, तो 170 में से ये 15 को निकाल दो, क्योंकि ये 15 कंपनीज की सेल 20,000 से कम है। सो मोर देन 30 कितनी हो जाएगी, 155 माइनस 22 इज 133। 133 में से 35 माइनस करोगे तो मोर देन 40 98 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के लिए लोअर क्लास लिमिट को लेंगे और लेस देन ओगिव को ड्रॉ करने के लिए अपर क्लास लिमिट को लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कैसे कंस्ट्रक्ट किया, एक बारी दोबारा से हम इसको रीड कर लेते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तो फ्रॉम पर सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे विच इज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन अब बनाना है, ठीक है। फिर आपने लोअर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देना है। और अब आपके उसके अकॉर्डिंगली दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए आप अपने पॉइंट्स को मार्क कर दोगे और अब आप इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन कर दोगे। और फिर आपका जो कर्व है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट लिमिट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी एंड फॉल्स डाउन टू 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो 80 पर आपके पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है और 90 से ज्यादा कितने होंगे, 0। सो यहाँ पे आपकी लाइन टू द एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी, ठीक है। सो द की पॉइंट्स, यूज लोअर क्लास लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस, यूज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। द कर्व इज गोइंग टू फॉल from left to right. It shows decreasing accumulation of frequency. The first point gives total frequency. So यहाँ पे first point total frequency आपका बताएगा, जबकि O give which was less than O jive, sorry, वो आपका last वाला आपको total frequencies बता रहा था। और इससे आपकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है कि सारी कंपनीज की जो सेल्स है वो 10,000 से ऊपर है, ठीक है। और जैसे ही आपकी कंपनी की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 170 से 0 पे फॉल कर रही है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है, ठीक है।
I hope this is clear. So a more than ogive is a falling cumulative frequency curve drawn using lower class limit and helps in determining medians, quartiles, percentiles and in analyzing cumulative data. So इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर यूनिट 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहां पे हमने आज बहुत सारी चीजों को सीखा है. हमने इस यूनिट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को सीखा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को सीखा, फिर हमने अंडरस्टैंड किया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाना सीखा, फिर हमने उसके रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स, क्लास फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, ऐसी चीजों को सीखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को अंडरस्टैंड किया और आज के लेक्चर में हमने इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव्स को बनाना सीखा. सो आई होप यू रियली एंजॉयड लर्निंग विद मी. मेरे अगले लेक्चर में हम लेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हम अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आपके स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझने वाले हैं. सो प्लीज बी विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट कि आपके इग्नू के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके. अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब for the next notification of my upcoming lectures, and also do share it with your friends. Bye for now. Thank you.